नमस्कार। विधान और संविधान सीरीज के इस कड़ी में आज आइए हम लोग देखते हैं बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011। तब हमने बताया था कि इस अधिनियम को हम लोग 3 एपिसोड में कवर करेंगे। पहले एपिसोड में अधिनियम, दूसरे में नियमावली और तीसरे में उसका एप्लीकेशन तथा वैसे मामले जिसमें कि मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जैसे कि बकास भूमि का म्यूटेशन होगा या नहीं, कोई जमीन बंदोबस्त हुआ हो और उस किसी ने बेच दिया हो तो उसका म्यूटेशन होगा अथवा नहीं। इस तरीके के केसेस हम लोग देखेंगे। चलिए आज हम लोग लेते हैं बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली। एक छोटा सा नियमावली है जिसमें 8 अध्याय और कुल 18 नियम है। पहले अध्याय में जैसा कि हम लोग चर्चा करते रहे हैं, पहला नियम है नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो नाम बताया ही, बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012। विस्तार संपूर्ण बिहार और तुरंत प्रवृत्त होगा। परिभाषा वही होगा जो कि अधिनियम में शब्दों के परिभाषा दिए गए हैं। दूसरे अध्याय में दाखिल खारिज याचिका दायर करने की प्रक्रिया दी गई है, जो नियम 3(1) से शुरू होकर 3(8) तक है। अब इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं कि 3 के जो 8 उपनियम है उसमें क्या क्या दे रखा है। नियम 3(1) कहता है कि पूर्व में भी हमने बात किया था कि म्यूटेशन की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब किसी भूमि या उसके भाग में किसी का हित अर्जित होता है। तो हित अर्जित होने के 90 दिनों के भीतर यदि कोई आवेदन करेगा तो किस में करेगा? प्रपत्र 1(क) में आवेदन करेगा। ठीक है, वहां से ये इसकी शुरुआत होगी। नियम 3(1) में कहता है कि प्रपत्र 1 में याचिका दायर किया जा सकेगा। नियम 1(क) में कहता है कि हित अर्जित करने के अधिकतम 90 दिनों में उनको आवेदन याचिका दायर कर देना है। अगर नहीं करते हैं तो प्रपत्र 1(क) में वो विलम्ब छानती हेतु आवेदन के साथ वो याचिका दायर कर सकेंगे। और फॉर्म 1(क) क्या है? विलम्ब छानती हेतु याचिका। ये देखिए, इसमें एक ये लेटर फॉर्मेट में होता है, अंचलाधिकारी को संबोधित होता है और उसमें बेसिकली जिस जमीन का वो म्यूटेशन चाहते हैं वो प्लस 90 दिनों में क्यों नहीं कर सके उसका कारण और उसको वेव ऑफ कंडोन करने का रिक्वेस्ट ये दिया रहता है। नियम 3(2) इसमें आवश्यक दस्तावेज, आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने की बात कही गई है। सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और किस परिस्थिति में कौन सा दस्तावेज होना चाहिए ये नियम 3 का उपनियम 2 में दिया गया है। आइए देखते हैं। जैसे क्रय, दान, बदलैन की स्थिति में से रजिस्टर्ड डीड होना चाहिए। बिना दाखिल खारिज हुए भूमि का अंतरण का मामला है तो पूर्व का सेल डीड होना चाहिए, रजिस्टर्ड डीड होना चाहिए। वसीयत के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित प्रोबेट आदेश का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए। सक्षम न्यायालय से डिग्री प्राप्त करने के बाद अगर कोई नामांतरण चाह रहा है तो उसके लिए न्यायालय का आदेश, डिग्री की अभिप्रमाणित प्रति होनी चाहिए। निबंधन के माध्यम से बंटवारा का अगर मामला है तो ऐसे मामलों में निबंधित बंटवारे का विलेख का अभिप्रमाणित प्रति होना चाहिए। आपसी सहमति से बंटवारा का मामला है तो उस वैसे मामलों में सभी सहिस्सेदारों की सहमति और हिस्सेदारों का हस्ताक्षर, और वो हस्ताक्षर अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल लोकल बॉडी जैसे उसके सदस्य, वो मुखिया हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं, वार्ड मेंबर हो सकता है, पंच हो सकता है। और शहरी नगर निकाय है तो वहाँ पे वार्ड पार्षद द्वारा पहचान किया हुआ दस्तावेज, उसकी अभी प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। उत्तराधिकार से हित अर्जन हुआ हो तो वैसे मामलों में डेथ सर्टिफिकेट और पेडिग्री मतलब फैमिली ट्री, पारिवारिक सूची जो बोलते हैं, वो होना चाहिए, उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। भूदान यज्ञ का बंदोबस्त किया हुआ भूमि है तो उसके लिए भूदान यज्ञ समिति द्वारा निर्गत बंदोबस्ती का दस्तावेज का स्वअभिप्रमाणित प्रति होना चाहिए। बंदोबस्ती, अंतरण, समुदेशन आदि के माध्यम से अगर किसी का हित अर्जन हुआ हो लोक भूमि पर, चाहे गैर मजरूआ, आम, खास, भूहदबंदी, अधिशेष भूमि आदि की बंदोबस्ती का मामला हो, इन सभी में बंदोबस्ती, हस्तांतरण और समुदेशन के दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड प्रति होनी चाहिए। आपको अटैच करना होगा। बीपीपीएसटी के अधीन निर्गत पर्चा के माध्यम से हित अर्जित हुआ हो तो बंदोबस्ती पर्चा की अभिप्रमाणित प्रति होनी चाहिए।
क्रय नीति के तहत अगर भूमि क्रय करके प्राप्त हुआ, हित अर्जित हुआ हो तो त्रिपक्षीय निबंधित विलेख की स्वयं प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। अगर भू अर्जन के बाद भूमि वापस किया जा रहा हो तो उस तरीके से भूमि पर अर्जित के मामलों में भूमि एक वापसी दर्शाने वाले दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए। कोसी क्षेत्र रैयत को भूमि प्रत्यर्पण अधिनियम 1951 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि के प्रत्यर्पण के मामले में पूर्व रैयत को भूमि का प्रत्यर्पण दर्शाने वाला दस्तावेज का स्वयं प्रमाणित प्रति होना चाहिए। अगर अंतिम लगान रसीद उपलब्ध हो तो उसका स्वयं प्रमाणित प्रति होना चाहिए। बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत सतत लीज के रूप में प्राप्त की गई जमीन से संबंधित पंजीकृत दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित प्रति ऐसे मामलों में आपको अटैच करना होगा। ये था नियम 3 का उपनियम 2, जिसमें किस परिस्थिति में कौन सा दस्तावेज आपको आवेदन के साथ देना है वो अंकित था। अब आइए नियम 3 का उपनियम 3 देखते हैं। इसमें क्या कहता है? ये कहता है कि जब आवेदन कोई आवेदक देगा तो उसको एक पावती देना है। वो कौन सा होगा? वो प्रपत्र 4 में होगा। पावती का प्रारूप क्या है? वो प्रपत्र 4 में आप देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से भूमि का विवरण, ये रहा प्रपत्र 4। इसमें ये बेसिक डिटेल्स, भूमि का विवरण और अनुलग्नकों की सूची अंकित रहता है। अब ये नियम 3 का उपनियम 4। उपनियम 4 क्या कहता है? उपनियम 4 ये कहता है कि जितने भी आवेदन आए हैं उसको पंजीकृत करना होगा अंचलाधिकारी को। वो पंजीकृत किस में करेंगे? तो प्रपत्र 5 में करेंगे। प्रपत्र 5 को क्या कहते हैं? दाखिल खारिज याचिका पंजी कहते हैं। वो कैसा होता है, उसमें कौन से डिटेल होते हैं, तो ये देख लीजिए। प्रपत्र 5 का ये प्रारूप रहा। इसमें मुख्य रूप से वाद संख्या वर्षवार रहता है, याचिकाकर्ता, सूचना देने वाले का नाम, राजस्व ग्राम, थाना, ये बेसिक डिटेल्स। उसके बाद नियम 4, नियम 3 का उपनियम 5। नियम 3 का उपनियम 5 ये कहता है जितने भी दाखिल खारिज के याचिका प्राप्त हुए हैं उन सभी का पृथक अभिलेख अंचलाधिकारी को खोलना होगा। पृथक वाद अभिलेख अंचलाधिकारी महोदय खुलवाएंगे, जिसमें वाद संख्या, दायर करने की तिथि, पक्षकारों के नाम दर्ज किए जाएंगे। अब आते हैं नियम 3 का उपनियम 6। ये कहता है जो हम क्रम संख्या देंगे वो ऑर्डर में होगा। मतलब जो पहले प्राप्त हुआ उसका पहला, उसके बाद वो ऑर्डर में जो पहले प्राप्त हुआ वो उसका 1, फिर उसके बाद हुआ 2, उसके बाद आया 3। इस तरीके से याचिका प्राप्ति के क्रम में ही उसको नंबर दिया जाना है ये, और वो वर्षवार होना चाहिए। ये नियम 3 का उपनियम 6 कहता है। उपनियम 7 क्या कहता है? उपनियम 7 कहता है 3 कार्य दिवस में अभिलेख को हर हाल में अंचलाधिकारी को खोल देना है। और उसके बाद आइए 8 ये कहता है कि इस प्रकार से खोले हुए अभिलेख को जांच के लिए अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी को हस्तांतरित करेंगे। जांच के लिए वो एक विधिवत आदेश निर्गत करते हैं, वो प्रपत्र 10 में, और वो नियम 5(1) है का 5 का नियम 5 का उपनियम 1, जिसमें वो जांच का आदेश देते हैं सीओ और अंचल निरीक्षक राजस्व कर्मचारी। ये था नियम 3(1) से लेके 8 तक। अब आइए अध्याय 4 में जांच एवं प्रतिवेदन। जैसा कि नियम 3 के उपनियम 5 में हम लोगों ने देखा था कि आवेदन प्राप्त होता है, फिर उसका पावती देते हैं और उसको रजिस्टर्ड करते हैं, उस पर एक नंबर देते हैं, फिर जांच के लिए कर्मचारी और अंचल निरीक्षक को सीओ साहब भेज देते हैं। उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी वो अध्याय 4 में दिया है। जांच एवं प्रतिवेदन कैसे कैसे जांच करेंगे, कर्मचारी और अंचल निरीक्षक कैसे उसका सत्यापन करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग नियम 5 में देखेंगे।
आइए चलते हैं नियम 5 में। इसमें राजस्व कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक को विस्तृत जांच प्रतिवेदन देने का आदेश प्रपत्र 10 में अंचलाधिकारी देंगे। अंचलाधिकारी प्रपत्र 10 में उसको संसूचित करेंगे कि आप फलाना फलाना डिटेल का एक जमीन पे हित का अंतरण हुआ है, इसकी जांच प्रतिवेदन आप समर्पित करें। ये प्रपत्र 10 हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये रहा प्रपत्र 10। नियम 5 उपनियम 1, इसमें बेसिक डिटेल देते हुए अनुलग्नकों की सूची अंकित करते हुए अंचलाधिकारी, यहाँ प्रपत्र 14 लिख दिया गया है, एक्चुअली यहाँ 13 होगा। प्रपत्र 13 में जांच रिपोर्ट, प्रपत्र 13 में जांच रिपोर्ट अंचलाधिकारी कर्मचारी से अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांगते हैं। उसके बाद जांच के लिए चला गया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, अंचलाधिकारी आपत्ति आमंत्रित करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि गलत नामांतरण ना हो जाए, किसी अन्य का भूमि कोई अन्य बेच दे या इस तरह का फर्जीवाड़ा ना हो सके। तो उसकी चर्चा नियम 5 के उपनियम 2 में की गई है। नियम 5 का उपनियम 2 आपत्ति आमंत्रित करने की चर्चा करता है और इसमें आपत्ति 2 तरीके से मांगते हैं। एक प्रपत्र 11 में जिसको आम सूचना कहते हैं, आम जनता के लिए है। दूसरा प्रपत्र 12 में खास सूचना, ये उनके लिए है जिनकी जमाबंदी प्रभावित होगी। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और फर्जीवाड़ा न हो सके। 5 का उपनियम 3 आम सूचना का प्रकाशन की बात करता है। तो ये वैसे जगहों पे चिपकाना है जो कि आसानी से दिखता हो, प्लस पंचायत भवन में सूचना का प्रकाशन करने की बात करता है नियम 5 का उपनियम 3। एक तो क्षेत्रों में जहां इजीली विजिबल हो वहां चिपकाना है और पंचायत भवन में प्रदर्शित करने की बात कही गई। ऑनलाइन जब से हुआ उसके लिए नियम 5(3) ख में ये कहता है कि सूचना का प्रकाशन अधिकतम 3 दिनों में करना है। अगर 3 दिन में नहीं करते हैं तो वो सिस्टम ऑटो जनरेट कर देगा और वो डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। अब आते हैं नियम 5 का उपनियम 4। नियम 5 का उपनियम 4 तामिला सर्विस ऑफ नोटिस की बात करता है। तामिला किसको? विनिर्दिष्ट सूचना, जो खास सूचना थी उसका तामिला। क्योंकि आम सूचना तो हर जगह चिपका दिए, उस तरीके से हो गया, और खास वो किसी को सर्व कराना था, किसी के नाम से निर्गत था, तो उसको कैसे सर्व कराते हैं? तो या तो डायरेक्टली जिसके नाम से निकला उसको जाके दे दिया, संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराया। अगर वो नहीं मिला या लेने से इनकार कर दिया तो उसके घर या दीवार पर चिपका दिए, और फिर वहाँ जो भी उपलब्ध है उसका पड़ोसी हो या कोई जनप्रतिनिधि हो तो उनसे गवाह के रूप में हस्ताक्षर ले लिए, वो माना जाएगा कि सर्विस ऑफ नोटिस हो गया। अब क्या होता है, अब ऑनलाइन के टाइम में SMS जाता है, संबंधित व्यक्ति को नोटिस, ये मैसेज के माध्यम से सूचना चली जाती है, वही माना जाता है कि नोटिस सर्व हो गया। नियम 5 का उपनियम 5 ये कहता है कि अगर कोई अवयस्क हो या फिर मानसिक रूप से विकृत चित्त का व्यक्ति हो तो वैसे मामलों में नोटिस का तामिला किसको कराएंगे? उसके अभिभावक को कराएंगे। नियम 5 का उपनियम 6 यह बात करता है नोटिस अवधि का कितने दिन का होगा? तो 14 दिन का होगा। नियम 5 का 5 अवयस्क और मानसिक रूप से विकृत चित्त के मामले में अभिभावक को नोटिस तामिला कराना है। सूचना की अवधि 14 दिनों की होगी। नियम 5 का उपनियम 7 यह कहता है कि स्थान, दिन और समय ये नोटिस में दर्शाया जाना अनिवार्य है। ताकि इसका क्या उद्देश्य है? ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ कहाँ सूचना है, कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए ये दिया गया है। आते हैं नियम 9, मतलब उपनियम 9, 5 का उपनियम 9। उपनियम 9 प्रपत्र 13 में अंचल निरीक्षक को विस्तृत जांच प्रतिवेदन समर्पित करने से संबंधित है। राजस्व कर्मचारी जांच पड़ताल करने के बाद प्रपत्र 13 में अंचल निरीक्षक को अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित करेगा।
ये 5 का उपनियम 10, 5 का उपनियम 10, इसमें 10 में भी 1 से लेकर 11 तक बिंदु हैं। वो जांच के बिंदु को उल्लिखित करता है। कैसे मामले में क्या जांच करना है, जांच का कौन कौन सा बिंदु होगा, ये इसमें दिया है। तो आइए देखते हैं 5 का उपनियम 10 क्या क्या जांच करना होता है, अन्य बातों के अतिरिक्त और कौन कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिस पर जांच रिपोर्ट अपेक्षित होता है केसी और आरओ से, अंचल निरीक्षक से। पहला, जांच का ढंग, स्थानीय जांच, राजस्व अभिलेखों से सत्यापन इत्यादि। फिर भूमि की प्रकृति कैसी है, रैयती है, गैरमजरूआ, मालिक, खास, इन सब बिंदुओं पर मालिक, खास, गैरमजरूआ, आम, खास महाल, भू हदबंदी से अधिशेष, भूदान इत्यादि, इन बिंदुओं पे। फिर तीसरा बिंदु है भूमि के अंतरण का लिखत यथा लिखत के ब्यौरे के साथ साथ क्रय, दान, उत्तराधिकार, बदलैन, बंटवारा, बंदोबस्ती इत्यादि, इन चीज़ों को देखना होता है। फिर जमाबंदी संख्या, जमाबंदी रैयत का नाम, जमाबंदी में भूमि का खेसरावार कुल रकबा। यहाँ एक चीज़ बताना चाहेंगे, अधिकांश मामलों में डिजिटाइजेशन के बाद मतलब बहुत ऐसे मामले आते हैं जहाँ की रिजेक्शन खेसरावार रकबा नहीं रहने की वजह से होता है। तो ये देखिए एक पॉइंट दिया है 5 का उपनियम 10 में, प्रश्नगत भूमि के दाखिल खारिज के उपरांत जमाबंदी में शेष रह जाने वाली भूमि का खेसरावार रकबा, जमाबंदी रैयत के अंतरक नहीं होने की दशा में, अंतरक का जमाबंदी रैयत से संबंध, अंतरक का भूमि अंतरण करने हेतु अधिकार, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर स्पेसिफिकली केसी और आरओ को जांच प्रतिवेदन समर्पित करना होता है। दाखिल खारिज के संदर्भ में अर्जी के साथ उपलब्ध पूर्व विलेख, आदेश का विवरण, धार्मिक सामाजिक प्रयोजनों जैसे मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, श्मशान घाट आदि के लिए उपयोग की जा रही भूमि, ये भी देखना है कि ऐसा भूमि तो नहीं है, भूमि पर भौतिक दखल किसका है, भूमि अथवा उसके भाग जिसके दाखिल खारिज हेतु याचिका दायर की गई है से संबंधित स्वतवाद सक्षम न्यायालय में तो लंबित नहीं है, अन्य कोई विवाद है तो उसका जिक्र। ये इतने पॉइंट्स पे केसी और आरओ से स्पेसिफिकली रिपोर्ट अपेक्षित होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसमें कि आप अगर अधिनियम याद होगा तो उसमें 5 चेक बताए गए थे, उसमें वैसे कंडीशन अगर हैं तो उसमें म्यूटेशन नहीं करना होता है, इसलिए ये इन बिंदुओं पे रिपोर्ट मांगा गया है स्पेसिफिकली। उसके बाद आइए 5 का उपनियम 11। 5 का उपनियम 11 क्या कहता है, अंचल निरीक्षक राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन का सत्यापन करेगा, सहमत है या असहमत है तो उसको अभिलिखित करेगा, अगर असहमत है तो क्यों असहमत है, और अपना मंतव्य, सिफारिश, प्रपत्र उसी प्रपत्र 13 में ही अग्रसारित करेगा सीओ को। ये 5 का उपनियम 11 कहता है। 5 का उपनियम 12 पर आते हैं। 5 का उपनियम 12 अंचलाधिकारी को ये पावर देता है कि अगर वो कर्मचारी और अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन से स्वयं सहमत नहीं है तो स्वयं भी वो जांच कर सकते हैं और जांच की तिथि के साथ साथ अपना निष्कर्ष अभिलेख में अभिलिखित करना होगा। वैसी स्थिति में ये था जांच पड़ताल। अब आते हैं उसका डिस्पोजल, वो दिया है नियम 6 में, अध्याय 5 नियम 6, नियमित न्यायालय में दाखिल खारिज वादों का निपटारा। आइए देखते हैं। जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ मंतव्य सहित अंचलाधिकारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रपत्र 13 में अंचलाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया और यहीं पे जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आम सूचना का प्रकाशन और खास सूचना का प्रकाशन होता है। प्रपत्र 11 और 12 में इसका जिक्र नियम 6 के उपनियम 1 में किया गया है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो कि आपत्ति प्राप्त हो सकता है
दूसरा केस है कि आपत्ति नहीं प्राप्त होगा। आपत्ति नहीं प्राप्त हुआ तो अधिकतम 35 कार्य दिवस में अंचलाधिकारी जैसा वो उचित समझे आदेश पारित कर सकेंगे। जैसा वो उचित समझे का मतलब ये नहीं कि हाँ उनको कुछ भी विम्स एंड फैंसी से निर्णय लेंगे। जो नियमानुसार उनका जो भी निर्णय होगा वो नियमानुसार होगा, साक्ष्य पे आधारित होगा। और दूसरा एक है इस कंडीशन की 6(1) का उपनियम 2 है। इसमें है कि आपत्ति प्राप्त हो गई। जब आपत्ति प्राप्त हो गई तो ये ऑब्लिगेटरी है कि वैसे मामलों में अंचलाधिकारी सुनवाई करेंगे, सभी पक्षकारों को नोटिस निर्गत करेंगे, उनको पर्याप्त अवसर देंगे साक्ष्य दलील पेश करने का, और वैसे मामलों में अधिकतम 75 कार्य दिवस में उनको निर्णय लेना है। ये सभी समरी ट्रायल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको फॉर्मेलिटीज़ नहीं दिखाना है। जो उनको दस्तावेज प्राप्त हुआ है उसी पे उनको इस कार्य अवधि में निर्णय ले लेना होता है। दोनों ही तरीके से निर्णय मतलब आदेश पारित करने के बाद क्या करेंगे उसकी चर्चा नियम 6(2) में की गई है। वो शुद्धि पत्र निर्गत करेंगे जो कि प्रपत्र 14 में निर्गत किया जाता है, और वो शुद्धि पत्र डिजिटली साइंड होगा। आइए देखते हैं प्रपत्र 14 कैसा है, उसमें क्या क्या होता है। यह है शुद्धि पत्र का प्रारूप। ये भी अब आजकल ऑनलाइन ही होता है, डिजिटल साइन किया और ये आपका करेक्शन स्लिप जनरेट हो जाता है। ये तो हुआ कि याचिका मंजूर स्वीकृत हुआ तो उसमें शुद्धि पत्र निर्गत। ना मंजूर हो गया तो क्या करेंगे, तो वैसे मामलों में उसकी चर्चा नियम 8 में की गई है। नामंजूरी की दशा में सूचना देना है याचिकाकर्ता को प्रपत्र 14(क) में। जिस अगर अस्वीकृत करते हैं वाद को तो वैसे मामलों में याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत तौर पर या निबंधित डाक से या विशेष संदेशवाहक के माध्यम से इसकी सूचना देनी है, और इस सूचना प्रपत्र 14(क) में दी जाएगी। और दूसरा कि अस्वीकृति को अभिलिखित भी किया जाना होगा अभिलेख के आदेश फलक में। अच्छा, अब आइए नियम रूल 9 और 10। तो 9 और 10 ये चर्चा करता है शुद्धि पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता को बताता है कि 3 दिन कार्य दिवस में प्रपत्र 14 में 4 प्रतियों में शुद्धि पत्र निर्गत करना होगा। और नियम 10 शुद्धि पत्र के आधार पर प्रविष्टियों में परिवर्तन की बात करता है। एक बार स्वीकृत हो गया नामांतरण वाद तो कुछ दस्तावेजों में, जो कि शुरू में ही हमने चर्चा किया था, उसमें करेक्शन करस्पॉन्डिंग चेंजेज राजस्व कर्मचारी को करने होते हैं। क्या क्या करेंगे तो देख लीजिए, नियम 10 देखते हैं। राजस्व कर्मचारी संबंधित जमाबंदी से भूमि को घटाएगा। जिसने जमीन बेचा था उसके जमाबंदी से भूमि को घटाएगा। उसके अनुसार लगान और शेष की मांग का संशोधन करेगा क्योंकि उसमें से घट गया है। और विवरण जैसे खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा सहित भूमि अंतरिति की जमाबंदी में दर्ज करेगा। और वहाँ ये चीज़ दर्ज करेगा, खाता, खेसरा और भूमि का रकबा कितना मतलब चेंज हुआ है वो वहाँ पे मेंशन करेगा। और फिर से उस जमाबंदी में जितना उसका लगान और शेष होगा उसकी मांग को भी संशोधित करेगा क्योंकि उसके मतलब पूर्व जो स्वामी था उससे उसके जमाबंदी से जमीन घटा है। प्लस एक नया जमाबंदी सृजित करेगा और यही सारा चीज़ उससे लगान शेष प्लस नया जो जमाबंदी सृजित हुआ उसमें खाता, खेसरा, ये सारा कुछ उसमें एंटर करेगा। ये है नियम 10। अब इस पूरी ये तो था नामांतरण का पूरा प्रक्रिया। ये जो नामांतरण की कार्रवाई हुई, हो सकता है ऐसी संभावना है कि हाँ इससे कोई पक्ष विक्षुब्ध हो। जब आपत्ति मांगा गया तो किसने नहीं देखा होगा, बाद में उसको पता चला कि उसकी ज़मीन किसी और ने बेच दी, तो फिर वो क्या कर सकता है ऐसा व्यक्ति, या फिर गलत नामांतरण ही हो गया हो तो उसमें अपील का प्रावधान दिया गया है। इस अधिनियम में भी इसके नियमावली में
नियम 11 में अपील का प्रावधान है। ये टोटल नियम 11 में 9 उपनियम दिए गए हैं, 11(1) से लेके 9 तक। आइए इसमें हम लोग देखते हैं। सीओ के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश पारित होने के अधिकतम 30 दिनों में अपील दायर कर सकता है। आदेश पारित होने के 30 दिनों के भीतर डीसीएलआर के न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। अगर डीसीएलआर को लगे कि नहीं विलंब का कोई जेन्युइन वजह है तो उसको कंडोन भी कर सकते हैं। वो 11 का उपनियम 2 कहता है। 11 का उपनियम 3 ये कहता है कि अंचलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जाती है तो क्या करेंगे डीसीएलआर साहब, वैसे मामलों में डीसीएलआर संबंधित अंचलाधिकारी से अभिलेख की मांग करेंगे, लोअर कोर्ट रिकॉर्ड की, एलसीआर की मांग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नियम 11 का उपनियम 4 कहता है सभी पक्षकारों, वाद से संबंधित सभी पक्षकारों को सूचना निर्गत करेंगे जिसमें कि दिन, समय और स्थान दिया रहे। नियम 11 का उपनियम 5 कहता है उपस्थित होने, सुनवाई किए जाने का तर्कसंगत अवसर देने के बाद किसी पक्षकार के उपस्थित नहीं होने के मामले में डीसीएलआर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक पक्षीय रूप से निपटारा कर सकेगा। ये डीसीएलआर को पावर देता है एक्स पार्टे निर्णय लेने के लिए भी, ताकि डिले से बचा जा सके और समयबद्ध तरीके से। इसकी समयावधि 30 दिन की होती है, तो जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसमें इसका निष्पादन किया जा सके, इसके लिए ये प्रावधान करता है 11 का उपनियम 5। जैसा कि बताए इसका निष्पादन की समयावधि 30 कार्य दिवस रखी गई है। एक बार जब निर्णय हो गया डीसीएलआर न्यायालय का तो आदेश के क्रियान्वयन के लिए वाद अभिलेख संबंधित सीओ को वापस कर देगा। उसके बाद सीओ क्या करेंगे, तो जैसा कि नियम 9 और 10 में बताया गया था करेक्शन स्लिप जनरेट करेंगे और राजस्व कर्मचारी जैसा नियम 10 में बताया गया था राजस्व अभिलेखों में करस्पॉन्डिंग चेंजेस कर देंगे। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति डीसीएलआर के आदेश से विक्षुब्ध है तो वो पुनरीक्षण में या तो संबंधित जिले के समाहर्ता या अपर समाहर्ता के न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दायर कर सकते हैं। उसमें संबंधित समाहर्ता या अपर समाहर्ता ये भी 30 दिनों के भीतर ही करना है। अगर 30 दिनों के भीतर नहीं करता है विक्षुब्ध पक्ष तो ये समाहर्ता या अपर समाहर्ता के ऊपर निर्भर है। वो चाहें तो अगर जेन्युइन ग्राउंड है तो उनके विलंब को शांत करते हुए एडमिट कर सकते हैं उनके केस को। जैसे ही एडमिट होता है अपर समाहर्ता के न्यायालय में, मुख्य रूप से अपर समाहर्ता के न्यायालय में ही पुनरीक्षण वाद दायर होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाद अभिलेख की मांग करेंगे डीसीएलआर के यहाँ से। उसके बाद सूचना निर्गत करेंगे सभी पक्षकारों को जिसमें कि सुनवाई की तिथि, दिन, समय, स्थान दिया हो। फिर संबंधित पक्षकारों को युक्त अवसर प्रदान करते हुए और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो एक पक्षीय भी निपटारा कर सकते हैं। यहाँ भी डिले से बचने के लिए प्रावधान किया गया है। अगर कोई पक्षी दोनों ही पक्ष उपस्थित रहते हैं तो जो एविडेंस और तर्क दिए गए हैं उसके आधार पर अपर समाहर्ता या समाहर्ता इस केस में भी निर्णय ले सकते हैं। पुनरीक्षण वाद के निपटारे का भी समय अवधि 30 कार्य दिवस रखा गया है। और दाखिल खारिज में एक बार इसके निष्पादन के बाद फिर क्या करेंगे, तो वाद अभिलेख संबंधित अंचलाधिकारी के यहाँ एडीएम साहब या डीएम साहब भेज देंगे। अंचलाधिकारी क्या करेंगे, नियम 9 के तहत जैसे करेक्शन स्लिप जनरेट किया गया था वैसे करेक्शन स्लिप जनरेट करेंगे और नियम 10 में के तहत राजस्व कर्मचारी करस्पॉन्डिंग चेंजेज राजस्व अभिलेख में कर देंगे। ये था नामांतरण म्यूटेशन की बात। इस एक्ट में जमाबंदी के रद्दीकरण का भी प्रावधान किया गया है।
जमाबंदी रद्दीकरण का ओरिजिनल कोर्ट एडीएम सर का मतलब एडीएम अपर समाहर्ता का न्यायालय होता है और नामांतरण का ओरिजिनल कोर्ट अंचलाधिकारी का न्यायालय होता है। आइए देखते हैं जमाबंदी के रद्दीकरण से संबंधित प्रावधान। इसकी चर्चा नियम 13 में की गई है। इसके लिए प्रीरिक्विजिट है कि सबसे पहले कोई जमाबंदी अस्तित्व में होना चाहिए और उस जमाबंदी के विरुद्ध कह लीजिए, उस जमाबंदी में जो भूमि सन्निहित है उस भूमि पे कोई व्यक्ति या कोई सरकारी विभाग हो उसको आपत्ति होना चाहिए, तभी ये जमाबंदी कैंसिलेशन का मामला उत्पन्न होता है कि गलत तरीके से जमाबंदी सृजित हो गई। तो वो रैयत का भी हो सकता है और सरकारी विभाग का भी हो सकता है। आइए देखते हैं वैसे मामलों में क्या करेंगे। तो ऐसे मामलों में प्रपत्र 15 में याचिका दायर किया जाना अपेक्षित होता है। अगर कोई रैयत का है तो रैयत करेगा और विभाग का है तो वो विभागाध्यक्ष जो भी उसके कस्टोडियन हैं वो प्रपत्र 15 में रेफर करेंगे मैटर को। इस प्रकार प्रपत्र 15 में याचिका दायर किया जाएगा। नियम 13 का उपनियम 2 इसमें कहता है कि सरकारी भूमि के मामले में जिस भी विभाग का भूमि होगा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसके क्षेत्राधिकार में वो भूमि अवस्थित हो, जमाबंदी रद्दीकरण के लिए अपर समाहर्ता के न्यायालय में प्रपत्र 15 में ही रेफर करेंगे। अब आइए 13(3) इसमें ये कहता है कि अपर समाहर्ता को पहले इस बात के लिए संतुष्ट होना होगा कि क्या प्राइमा फेसी जमाबंदी रद्दीकरण का मामला बनता है। अगर नहीं बनता है तो याचिका खारिज होगी, बनता है तो रद्दीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले प्रपत्र 16 में आम सूचना, 17 में खास सूचना निर्गत करेंगे। खास उनका सूचना किसको निर्गत करते हैं? तो जिनका जमाबंदी रद्द होगा, ठीक है। इससे क्या है, हितधारकों को सूचना देना है जिनके ज़मीन में हित है। ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। उस नोटिस में समय, तिथि, समय और स्थान अनिवार्य रूप से, सुनवाई की तिथि, समय और स्थान अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। सूचना की अवधि 13(5) में इसकी चर्चा की गई है। वो कितने दिन की होगी? कम से कम मतलब 14 दिनों की होगी। 13(6) नोटिस के सर्विस की बात करता है, तो उसी तरीके से सर्व कराया जाएगा जैसे नियम 5 में हमने देखा था। नियम 5 में क्या था? या तो स्वयं उस व्यक्ति को दीजिए, अगर नहीं ले रहा है या नहीं है तो घर दीवार पे चस्पा कीजिए और गवाहों से हस्ताक्षर ले लीजिए। उसके बाद 13(7) जांच की बात करता है। या तो अपर समाहर्ता स्वयं या अपने मातहत अधिकारी से जांच करा सकते हैं। जांच का निष्कर्ष आदेश फलक में अभिलिखित करना अनिवार्य होगा और उसके बाद सुनवाई होगी। पक्षकारों को अवसर दिया जाएगा साक्ष्य प्रस्तुत करने का, दलील रखने का और उस पे उन तथ्यों से अंतिम रूप से निर्णय अपर समाहर्ता लेंगे। अगर उनको लगता है कि जमाबंदी गलत था, अवैध था, तो जमाबंदी रद्द होगी। अगर नहीं था तो जमाबंदी यथावत रहेगा। जमाबंदी रद्द, इस प्रकार वो कारण युक्त आदेश पारित करेंगे। जमाबंदी रद्द होने की स्थिति में अभिलेख संशोधन का निर्देश 13(10) में इसका प्रावधान किया गया है। अभिलेख में संशोधन का निर्देश देंगे और नियम 13 का उपनियम 11 में अवैध कब्जाधारी को, जिसका कि अवैध जमाबंदी था, उसको हटाए जाने की कार्रवाई करेंगे और जो वैध स्वामी था उसको कब्जा दिलाने का जिस भी शर्त पे उचित समझें वो कब्जा दिलवाएंगे। कब्जा दिलवाने के क्रम में यदि लगता है कि बल प्रयोग की आवश्यकता है तो पुलिस और प्रशासन की नियुक्ति कराते हुए वास्तविक स्वामी को पुनः कब्जा दिलाना सुनिश्चित करेंगे। ये था जमाबंदी रद्दीकरण का। अब अपर समाहर्ता महोदय के इस उनके आदेश से विक्षुब्ध व्यक्ति
अपील में जा सकता है। तो अपील का प्रावधान नियम 14 में किया गया है। इसमें क्या है, अपील का प्रावधान, जमाबंदी रद्दीकरण के अपील का प्रावधान नियम 14 में किया गया है। और अपील कहाँ कर सकते हैं, तो सबसे अपर समाहर्ता के आदेश से व्यथित व्यक्ति समाहर्ता के न्यायालय में आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकेंगे। कितने दिनों में, तो 30 दिनों के अंदर। 30 दिनों के अंदर अपील दायर कर सकते हैं। किसके, तो समाहर्ता के न्यायालय में। समाहर्ता को लगता है कि नहीं उचित कारण से विलंब हुआ है, तो जैसा कि सभी ये एक्ट में रहता है, वो उसको खंडन कर सकते हैं। फिर समाहर्ता क्या करेंगे, सबसे पहले तो वाद अभिलेख को मंगवाएंगे, सभी पक्षों को नोटिस करेंगे, सुनवाई करेंगे। अगर पक्ष उपस्थित है सुनवाई जारी रहेगी। अगर कोई पक्षकार नहीं आ रहा है तो एक्स पार्टे भी निर्णय लेने का प्रावधान इसमें है। फिर अपील का निर्णय होगा। निर्णय में जो भी वो अपना निर्णय देते हैं उसके बाद रिकॉर्ड वापस करेंगे सीओ को, और करस्पॉन्डिंग चेंजेज नियम 9 और 10 के अनुसार, नियम 9 के अनुसार सीओ करेक्शन स्लिप जनरेट करेंगे और कर्मचारी करस्पॉन्डिंग राजस्व अभिलेख में संशोधन करेंगे। अगर समाहर्ता महोदय के आदेश से भी कोई पक्षकार विक्षुब्ध है तो वो पुनरीक्षण में प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ जा सकते हैं। प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ 30 दिनों के अंदर वो पुनरीक्षण वाद दायर कर सकते हैं। अगर 30 दिनों में नहीं करते हैं तो विलंब शांत करने का प्रावधान भी इसमें है। उसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त महोदय रिकॉर्ड मंगवाएंगे, सभी पक्षकारों को नोटिस करेंगे, जिसमें कि समय, तिथि, समय, स्थान जरूर अंकित हो। अगर सभी पक्षकार उपस्थित होते हैं तो ठीक है, सुनवाई जारी होगी। अगर कोई नहीं आ रहा है तो एक्स पार्टे करने का भी निर्णय, फिर अंतिम निर्णय लेंगे। रिकॉर्ड वापस कलेक्टर सीओ को करेंगे और फिर करस्पॉन्डिंगली सीओ करेक्शन स्लिप में चेंजेस करेंगे और जमाबंदी में संशोधन उसके आधार पर राजस्व कर्मचारी करेंगे। ये था जमाबंदी कैंसिलेशन का पुनरीक्षण। अब आते हैं नियम 16 में। नियम 16 में खाता पुस्तिका निर्माण की बात की गई है। नियम 16 ये कहता है कि जैसे दाखिल खारिज पूर्ण हुआ, अधिकार अभिलेख मतलब क्रमिक खतियान उसमें चेंजेस किए, खेसरा पंजी में चेंजेस किए, प्रविष्टियों का इसमें 25% का कम से कम अंचल निरीक्षक को जांच करना है। वार्षिक इसको अद्यतन कराना है। प्रत्येक रैयत हेतु खाता पुस्तिका प्रपत्र 18 में तैयार करना है। रैयत को उपलब्ध कराना है 20 रुपये शुल्क लेकर, और हर म्यूटेशन के बाद ये अपडेट होगा। 7 दिनों के भीतर इसको अपडेट कर देना है। ये था नियम 16। नियम 17 में न्यायालय फ़ी की बात की गई है। तो म्यूटेशन के वक्त तो कोई फ़ी नहीं लगता है, बट अपील में 50 रुपये का फ़ी निर्धारित है। और नियम 18 प्रमाणित प्रतियों की बात करता है। कोई भी व्यक्ति प्रमाणित प्रति चाहता है तो अंचल कार्यालय में आवेदन देकर 10 रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क जमा करके ये सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 7 कार्य दिवस निर्धारित है। 7 कार्य दिवस में उनको सर्टिफाइड कॉपी दिया जाना अपेक्षित है। ये था दाखिल खारिज, बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012। अगले एपिसोड में हम लोग विभिन्न परिस्थितियों में नामांतरण होगा या नहीं होगा उसकी चर्चा करेंगे। इस अधिनियम और नियमावली के एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।